नमस्कार दर्शकों, बिजनेस फोर्टनाइट के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ, ऑटोमोबाइल डीलर और बहुत अच्छे और लोकप्रिय एंटरप्रेनर विशाल जौहरी जी से, जो वर्तमान में टाटा मोटर्स, हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप को न केवल भोपाल शहर बल्कि शहर के आसपास के क्षेत्रों में रन कर रहे हैं। और करीब पिछले 25 वर्षों से आप एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हैं और आपने बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। कंपनियों के बहुत सारे अप्रिसिएशन, रिकग्निशंस आपको मिले हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि शहर के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो उन पर बहुत सारा प्यार बरसाते हैं। उसका कारण वो वर्क और लाइफ को वो कैसे मैनेज करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज हम उनके व्यापार के पहलू को ना बात करके उनके जो ह्यूमन पहलू है, उनके जो पारिवारिक जिम्मेदारियां या फ़िलोसफ़ी को लेकर के बात करेंगे कि वो किस तरह से की सोच रखते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से वो रिश्तों को निभाते हैं, किस तरह से वो आपकी जो फ़िलोसफ़ी है उसको अपने व्यापार में परिलक्षित करते हुए उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी। तो सर, हमने पिछले एपिसोड में आपके जो कारोबारी क्षेत्र की या एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र के बारे में बात की थी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आप वर्क और लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हैं, क्योंकि आप सुबह से रात तक बिज़ी होते हैं, डिफरेंट डीलरशिप्स में आपको जाना होता है। इसके अलावा बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बहुत सारे आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको जाना होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, एक पेरेंट भी आप हैं, उसकी भी जिम्मेदारियां आप निभाते हैं। बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको आमंत्रित किया जाता है। काफ़ी सारे जगह आपका एंगेजमेंट होता है। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि इतनी भाग दौड़ व्यस्तता के बीच आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस किस तरह से मैनेज होता है। रविंद्र जी, आपने जो चीज़ें पूछी हैं इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा कि जब पहले मैंने बिज़नेस शुरू किया तब लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग थी। तो जैसे जैसे बिज़नेस आगे बढ़ा और भगवान के आशीर्वाद से बिज़नेस फैलता गया, बढ़ता गया, तब लाइफ स्टाइल और चेंज हुई। तो बहुत पहले तो शुरुआत हो जाती थी कि सुबह 8 बजे से ही निकल जाते थे। शोरूम खोलने से लेके शोरूम बंद करने तक, मंगल करने तक की जवाबदारी हमारी होती थी। बिज़नेस बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया, बिज़नेस का अच्छे लोग मिलते गए, टीम मिलती गई। तो फिर हमने अब आज की तारीख में अगर आप बात करें तो मैं 24 घंटे में से 2 घंटे सिर्फ अपने लिए रखता हूँ, अपनी हेल्थ के लिए रखता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो ही मेरा फैमिली और मेरा बिज़नेस हेल्दी रह पाएगा। इसलिए 2 घंटे उसमें मैं लगभग 5, साढ़े 5 बजे लगभग अपना घर छोड़ देता हूँ, उठ जाता हूँ। उसके बाद स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, जिमिंग होती है, इन सब में लगभग 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन घर पे आके फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना और लगभग 10 से 11 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। तो जैसे मैंने आपने अभी पहले कहा कि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं पहले हेल्थ को दूंगा। क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि वो कुछ आवर्स, कुछ टाइम आपको 24 घंटे में से निकालने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के हों, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हों या आपके एम्प्लॉय हों, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो वो मैं इस तरह से बैलेंस करता हूँ। रही बात रोज़ की जो दिनचर्या है, और बाकी आपने पूछा था शायद सोशल लाइफ की, और जी मैं उस पर आ ही रहा हूँ। उसके पहले मैं पेरेंटिंग पे जाऊँगा, क्योंकि घर से शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपसे। तो आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बिटिया है। हाँ। तो उनका बचपन से लेके अभी उनकी ग्रेजुएशन जो हुई है और उसके बाद वो जॉब में भी आ गए हैं, तो वहाँ तक की जो यात्रा थी एज अ पेरेंट, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा अपनी धर्मपत्नी का, अपनी वाइफ का, प्रतीक्षा का, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे 2 बच्चे दिए। और मैं इसका श्रेय भी, जहाँ तक पेरेंटिंग का सवाल है, और जो कल्चर उसने उनको जो मिला है, वो उसमें मेरी वाइफ का योगदान ज़्यादा है जी। क्योंकि मैं तो बिज़नेस और जॉब के लिए काफ़ी बाहर ही रहता था जी। तो उसने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए जी। और दोनों बच्चे आज अपने अपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं और एक में मास्टर भी कर चुके हैं और अपने अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। और वाइफ का सपोर्ट बहुत रहा, जब मैं जॉब में था तब भी, और जब मैं बिज़नेस में आया। और तो उसकी कुछ लिमिटेशन थी, वो नहीं चाहती थी इनिशियली कि मैं बिज़नेस में आऊँ। हम लोग तो कायस फैमिली है,
हमारे खानदान में सभी लोगों ने जॉब ही किया है, तो मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था, जॉब छोड़ के मैं बिज़नेस में आया था। तब उसके इनिशियल लेवल पे कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन उसने तब भी उन भावनाओं को अलग रख के मेरा पूरा साथ दिया, और आज जो कुछ भी मैं हूँ तो उसमें उसकी ब्लेसिंग्स हैं, और बच्चों का जो कहते हैं कि भाग्य है जी। उसके कारण ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मतलब आप भाभी जी यानी प्रतीक्षा जी को बैकबोन मानते हैं, और परिवार की तरफ से उन्होंने आपको फ्री किया एक तरह से, definitely। ताकि आप बाकी के कामों पे फोकस कर पाएं और बेहतर परफॉर्म कर और पाएं। साथ में मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा था तब मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर फादर ने, जी जबकि वो तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, जी उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल था कि ये जॉब छोड़ के बिजनेस करने जा रहा है, बिजनेस की ABC नहीं मालूम जी कैसे कर रहा है, लेकिन उन्होंने भी मुझे सपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान तो रहा। मतलब जो आपने लाइफ में रिस्क ली उसमें मम्मी पापा जी और भाभी जी तीनों का काफ़ी बिल्कुल, सपोर्ट रहा पूरा कि support रहा। ठीक है आप ले तो रहे हैं रिस्क, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं घर से बाहर निकल के कि आपकी एक सोशल लाइफ भी होती है, जी। और बहुत सारे आपके मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप उनको भी समय दें। जी। तो किस तरह से आप उनके लिए समय निकालते हैं, और क्या क्या उनके लिए आप किस तरह के आयोजनों में आप अक्सर शामिल होते हैं? देखिए, दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। आप कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा कमा लें आप, लेकिन जब आपके पास दोस्त नहीं है जो स्ट्रेस बस्टर होता है जी। तो कुछ ना कुछ बड़ा कमी रहेगी आपकी लाइफ में, गैप रहेगा। तो उस गैप को भरने के लिए दोस्तों को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी स्कूलिंग भोपाल में हुई है, तो मेरे मतलब आई एम 56 ईयर्स ऑफ एज, तो मेरे दोस्त जो हैं मैक्सिमम जिनके साथ मैं वीकेंड्स को मिलता हूँ या शाम को मिलता हूँ, वो सब मेरे 45 या 50 साल पुराने दोस्त हैं जी। और ऐसे ही जब मैंने इंजीनियरिंग नागपुर से करी, वो भी मेरा एक अलग सर्कल है। तो दोस्तों को मैंने मेरी लाइफ में हमेशा एक अलग जगह रही है जी और उनके लिए भी बकायदा टाइम, वो भी मुझे टाइम देते हैं, मैं भी उनको टाइम देता हूँ। जी। तो दोस्तों से जुड़े हुए कुछ किस्से हम जानना चाहेंगे जो आपकी मेमोरी में आते हों, जिनसे को आप अभी तक भुला ना पाए हों, जिनसे आपको गुदगुदी भी हुई हो, कुछ सीखने को भी मिला हो, कुछ ऐसी बातें हुई हों जो यादगार बन गई हों। हाँ, जैसे आपने बताया कि अब जो मेरा आज बिजनेस है, मैं भी उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी भोपाल के ही हैं। तो वो उनके पेरेंट्स भी टीचर थे और उनका भी आज बहुत बड़ा नाम है बिजनेस में, और उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था कि जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो एक वो भी रहा, और खुद तो एक शुरू से था, तो वैसी याद रही। और बाकी जैसे स्कूलों में जो बातें होती थी, आज सब वो उनके बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियाँ भी हो गई हैं जी। नाना और दादा भी बन चुके हैं वो लोग, तो उनके साथ बैठते हैं तो कई वाक़या निकलते हैं और बड़ी वो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं वो जी। उसमें। तो कुछ वाक़ये अगर आपको याद आते हों? हाँ, एक वाक़या तो है। एक वाक़या ऐसा कि हमारे एक दोस्त हैं, वो थोड़े से बहुत अजीज़ दोस्त हैं, दिल के करीब हैं, थोड़े से वो हाथ को मतलब हाथ खींच के चलते हैं। तो हम लोग इंदौर गए थे, मैं अपने किसी काम से जा रहा था, तो वो भी चल रही मेरे साथ, चलिए हम भी चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो हाथ खींच के चलते थे, तो सब इंदौर में मेरी मीटिंग हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई चलें, तो बोले हाँ चलते हैं। तो फिर मैंने बोला कि यार अभी तो उनके साथ ड्राइवर भी है, तो बैठते हैं थोड़ा सा जो खा पी के चलते हैं आराम से। तो उनको लगा कि शायद वो ऑफर मेरी तरफ से है, जबकि मैं ये सोच के क्या था कि इसका पेमेंट मैं उनसे करवाऊंगा। तो हम लोग साहब खाते गए, पीते गए, बिल आता गया। वो सर उस ब्रश में खाते जाते कि ये पेमेंट तो उनको मुझे करना है, लेकिन मैं तो सोच के क्या था कि ये पेमेंट मैं अपने कंजूस दोस्त से करवाऊंगा। जब साहब बिल आया तो मैंने ना चाहते हुए फ़ोन उठा लिया और मैं फ़ोन में बिजी हो गया, जबकि फ़ोन कोई आ भी नहीं रहा था जी। और वेटर सामने खड़ा हुआ था और मैं बिजी हो गया कि मैंने कहा यार तुम दे दो। तो 10-15 मिनट बाद उनको वो पेमेंट करना पड़ा। तो रविंद्र जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो मैंने दोस्त से पेमेंट करवाया, उसके बाद से वो जब वो इंदौर से भोपाल आया, वो कोमो में आ गया था, वो एक वर्ड नहीं बोला और मैं बहुत खुश हो रहा था कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। और जब ये वाक़या मैंने अपने भोपाल आके सब दोस्तों को बताया, तो वो हमेशा जब भी हम लोग बैठते हैं तो ये वाक़या का जिक्र तो होता ही होता है। और उन्होंने आपको एक विजेता माना होगा, क्योंकि एक कंजूस मित्र से कुछ पैसा निकलवा लेना, तो मेरे साथ उसको छोड़ के मेरे सारे दोस्त मतलब सारे दोस्त हार चुके होंगे और आपने अगर ऐसा करा लिया, बहुत बड़ा काम किया। बहुत बड़ा काम किया। ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं। जी। तो इसके अलावा आप जो
सोशल लाइफ के अलावा आपकी जो पर्सनल लाइफ में भी आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने कुछ आपके फेसबुक पोस्ट पे भी देखा है कि आप पेंटिंग भी करते हैं, इसके अलावा आपको घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ है, इसके अलावा आप एक अच्छे सिंगर भी हैं और कई जो आपके फ्रेंड्स के प्रोग्राम्स हैं उसके वीडियोस आपके फेसबुक पर देखे जा सकते हैं जिनमें आपने कुछ अच्छे गाने गाए हैं। जी जी। तो कैसे आप इन शौक के लिए समय निकाल पाते हैं और किस तरह की पेंटिंग्स करते हैं, किस तरह के गीत आप पसंद करते हैं, उसके अलावा घूमने फिरने में आपको क्या पसंद है? अब देखिए, जहाँ तक हॉबीज़ का सवाल है तो ये तो DNA में हमारे, मेरी मदर बहुत अच्छी पेंटर थी और मेरी मदर की जब डेथ हुई तब उनकी एज 84 ईयर्स की थी और तब तक भी 83-84 ईयर्स तक भी उन्होंने रोज़ पेंटिंग करती थी। वो आप जैसे मेरे ऑफिस में आए होंगे तो आपने देखा होगा पूरे शोरूम में उनकी हाथ की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो वो तो उनसे ही आया मुझ में पेंटिंग का। हम लोग जितने भाई बहन हैं वो भी पेंटिंग करते हैं। मेरी जो बेटी है वो तो मुझसे भी अच्छी पेंटर है। मेरी वाइफ भी कुछ स्केचिंग करती है, तो पूरी फैमिली में ये एक स्केचिंग का और पेंटिंग का है। रही बात गाने की, तो इसमें शायद हम जितने भी भाई बहन हैं या घर में, वो शायद मुझ में आया है, बाकी लोगों में नहीं आया है। और घूमने का शौक़ मुझे शुरू से रहा। मैं 10 साल जब जॉब किया तब भी खूब टूरिंग ट्रैवलिंग करता था और उस टूरिंग ट्रैवलिंग को मैंने खूब एंजॉय किया। मैं ज़्यादा सेविंग में विश्वास नहीं रखता रविंद्र जी। मैंने जो भी कमाया, जो भी अर्न किया, उसको मैंने घूमने में खर्च किया। तो लगभग दुनिया जितनी ज़्यादा घूम सकता था, जितने देश देख सकता था देख रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, अभी भी जा रहा हूँ और बच्चों को भी खूब घुमाया। उसमें मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। ट्रैवलिंग में भी ऐसा नहीं कि मुझे अब्रॉड जाने की शौक़ है। मैं अगर भोपाल से सीहोर जा रहा हूँ, मैं उस जर्नी को भी उतना एंजॉय करता हूँ जब मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो बाय रोड हो, ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो। आई लव ट्रैवलिंग जी। तो वो एक है। और बाकी गाने वाने का शौक़ है, तो दोस्तों के साथ जब भी बैठते हैं, महफिल होती हैं जी, तो बिल्कुल मिला देते हैं ऐसे। तो ट्रैवलिंग में जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आपको शौक़ है ट्रैवलिंग का, तो आपको अगर देश की बात करें तो कौन से स्थान ज़्यादा पसंद आते हैं और विदेश की बात करें तो कौन से स्थान ज़्यादा पसंद आते हैं? तो देश में तो बात करें तो अपना MP बहुत सुंदर है, बहुत हरा भरा है और MP की जो बहुत सारी जगह हैं, तो बहुत सारे मंदिर हैं। पचमढ़ी हो गया, मांडू हो गया और चंदेरी हो, मतलब बहुत सारे देयर एन नंबर्स ऑफ स्पॉट जो बहुत अच्छे हैं। और बाकी मैं जो नॉर्थ ईस्ट में गया था, दार्जिलिंग हो गया, शिलोंग हो गया, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, अनोखी जगह है। फिर मैं राजस्थान गया, राजस्थान भी मुझे बहुत प्यारा प्रदेश लगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े कलरफुल स्टेट है वो। केरल में भी हम लोग गए, केरल का भी अलग मज़ा आया जी। तो हमारे हर स्टेट अपने आप में एक अपना रंग लिए हुए है, उसका एक अलग कल्चर है, एक अलग खूबियाँ हैं उसकी जी। तो सर, जब आप गीत की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों के बीच आप संगीत को भी साधते हैं, उनके सुर से सुर मिलाते हैं। आपका एक गीत मैंने देखा था फेसबुक पर जिसमें आपने माँ को लेकर के कुछ गीत गाया था जी, तो अगर 2 लाइनें आप दर्शकों के लिए गुनगुना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। एक हम सभी जानते हैं कि आपकी लाइफ में भी और मेरी लाइफ में, सबके वहाँ माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे माँ के रोल के आने से पहले मैं पिता के रोल के बारे में भी बात करना चाहूँगा। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फादर पूरे टाइम भोपाल से बाहर रहे और उन्होंने मेरी मदर को और हम सब भाई बहनों को भोपाल में इसलिए रखा कि हम लोग की एजुकेशन प्रभावित ना हो, हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ें। तो वो पूरे टाइम कभी बुद्धनी में, कभी होशंगाबाद में, कभी रायसेन में, कभी ग्वालियर में, उनका MP गवर्नमेंट में वो जॉब करते थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहा और वो लगभग वीकेंड्स भी आ पाते थे। उन्होंने भी बहुत बड़ा त्याग बलिदान किया पूरी लाइफ में। और मेरी मदर तो हम लोग मदर इंडिया उनको बोलते हैं, बहुत संघर्ष करके उन्होंने हमको संस्कार। जब आप पिताजी की चर्चा कर रहे हैं तो शायद आपने उनका एक स्कूटर भी अपनी डीलरशिप में रख रखा है। जी हाँ, वो एक स्कूटर है, लगभग वो 40 साल से ऊपर पुराना है, आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ओके। आप जब मेरे ऑफिस में आए होंगे तो आपने देखा होगा लॉबी में हमने उसको सजा के रखा है, क्योंकि मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स आज नहीं है मेरे साथ जी। वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं। मेरे स्क्रीन सेवर में है, मम्मी की पेंटिंग्स, पूरे हर शोरूम में मम्मी की पेंटिंग्स हैं, पापा का स्कूटर है। तो मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो मेरे साथ आज भी हैं जी। तो एक बहुत बड़ा। दूसरा जो आपने गाना बोला था मदर्स डे के, मैंने ऐसे ही गुनगुनाया था और फेसबुक पर डाल दिया था, तो उसी का एक मुखड़ा 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ।
जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो सर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। आपने एक नौकरी से शुरुआत करके और एक इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करने तक बहुत लंबी जर्नी की। खूब आपने पैसा कमाया और जैसा कि आप बताते हैं आप बचत में विश्वास नहीं करते, जो आता है उसको खर्च करते हैं और अपने ऊपर खर्च करना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं, घूमने फिरने में, आपके जो शौक़ हैं उनको पूरा करने में। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है सर, उसको ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा आपाधापी में लगे रहते हैं। हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन आपसे जो हम आज चर्चा कर रहे हैं वो वर्क और लाइफ के बैलेंस के बारे में है। तो आप आज की जो युवा पीढ़ी है जो बहुत बेतहाशा तरीके से पैसे के पीछे लगी हुई है और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को या मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर रही है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो आप ऐसे में जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे? देखिए रविंद्र जी, कोविड हम सबको एक बहुत अच्छा सबक सिखा के गया है। जैसा अभी आपने बोला कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसे के पीछे भागना, किस हद तक भागना है, कहाँ तक भागना है और उसको बैलेंस करना वो बहुत ज़रूरी है। एक बात होती है पीस ऑफ माइंड, क्योंकि पैसे का तो देयर इज नो एंड, लेकिन कोविड हम सबको सिखा के गया है कि आप कितना भी कमा लें, जब समय आता है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है जी। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी, नॉट ओनली युवा पीढ़ी, जो मेरी उम्र के लोग भी हैं, जो जॉब में हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि आपको पीस ऑफ माइंड किस में मिल रहा है। क्योंकि जैसा आपने भी बोला, पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन किस हद तक आप लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, करोड़ का कर रहे हैं, अरबों का कर रहे हैं, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। जो कुछ हम कमा रहे हैं हमको सोसाइटी को भी खर्च करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो CSR कह लीजिए उसको या जो भी कह लीजिए, या आपके साथ जो आपकी टीम काम कर रही है आप उनके साथ भी कर सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं। मैं बात चैरिटी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सोसाइटी को आपको वापस क्या देना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आपाधापी करना चाहिए, हाई हाई करना चाहिए पैसे के लिए। जो भी आपने कमाया है उसको आप एंजॉय करिए, उसको आप सही जगह खर्च करिए, सोशल वेलफेयर में खर्च करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो जीवन को लेकर के कुछ सरल सिद्धांत, 2-4 पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को बताएं जिनसे कि उनका भी जीवन आसान हो सके और साथ में वो अपने लक्ष्यों को भी पाते हुए चल सकें। रविंद्र जी, इस पर 2-4 पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट है मेरा जी। वन शुड बी पॉजिटिव, और हमेशा ये मानना कि आज का जो दिन है वो मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। हमेशा जब तक आप ये मान के चलेंगे, आपका आने वाला टाइम, ऐसा मेरा सोचना है कि आने वाला टाइम भी आपका हमेशा अच्छा ही जाएगा, और कभी भी पीछे वाली चीज़ों को लेके रिग्रेट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो दे रहा है वो बहुत दे रहा है, आगे भी हमें अच्छा ही देगा, ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। और आज में बिलीव करिए कि आज का दिन हमारा बेस्ट डे है। मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करके निकलता हूँ, भगवान मेरा आज का दिन अच्छा जाए, और आपने जो कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद भगवान सब कुछ देता है। ये बड़ा सिंपल समझना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग वर्तमान में ना जी करके या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं जी। तो आपका जो लेसन है ये है कि वर्तमान में जीजिए और जो आज का दिन है उसको बेस्ट मानिए और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अपना बेस्ट दीजिए, आज के लिए दीजिए, कल की कल से देखी जाएगी।
थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई और इन बातों से निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभ पहुंचेगा। बहुत सारे लोग जीवन में की उधेड़-बुन में लगे होते हैं, कई बार उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता है, समझ नहीं पा रहे होते हैं कि चीज़ों को हम कैसे सही करें। जी। तो आपके इंटरव्यू से निश्चित रूप से उनको कुछ काम की चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ उनकी जो अटकन है या कहीं वो रुक रहे हैं, तो वो एक उनको अपना उत्तर मिला होगा और उससे वो आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।